अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजे एजुकेशन। आज मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूँ प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स का सब्जेक्ट है। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने एक ही वीडियो में ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इसमें डाल दिए हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एनलिस्ट द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स क्या है, जो कि आपको कॉमर्स के प्रिंसिपल यानी बिजनेस के प्रिंसिपल आपको बताती है कि बिजनेस को करना किस तरह है और उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो जैसे इसमें क्वेश्चन है इंटर कॉमर्स के बच्चों के लिए कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती है। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ डेफिनेशन पढ़ने से पहले कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो कि ट्रेड के साथ इस्तेमाल होती हैं या ट्रेड के लिए हेल्पफुल होती हैं, यानी आपके बिज़नेस के लिए हेल्पफुल हैं ये, और जो है वो दूसरा ये कि ज़रूरी भी हैं, यानी आपका बिज़नेस इन चीज़ों से मिलकर चलता है। जैसे कि अगर कोई एक फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहती है, तो उसको लाजमी सी बात है ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाता है। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस ये भी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाता है। वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट और पैकेजिंग, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाती हैं, यानी कि जो कि ट्रेड के साथ हेल्पफुल होती हैं और ये आपको क्या करती हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं, बिजनेस के लिए सर्विस प्रोवाइड कर होती हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ये क्या है, सर्विस है। बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस है, वेयर हाउसिंग सर्विस है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है मार्केट में प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसके अलावा बैंकिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। बैंकिंग की इस वजह से कि कंपनी को अगर लोन लेना पड़ जाए या कोई और जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो, बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट अपना खुलवाना हो, तो उसको बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। वेयर हाउसिंग है, अपनी प्रोडक्ट को रखवाने के लिए वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है, वेयर हाउस की। इसके अलावा इंश्योरेंस है, और आप अपने प्रोडक्ट को वो कराना चाहते हैं, ख़तरात से, रिस्क से जो है वो बचाना चाहते हैं या रिस्क कवर करना चाहते हैं, तो आपके लिए इसके लिए इंश्योरेंस करते हैं कि अगर आपको किसी किस्म का लॉस होता है प्रोडक्ट का, तो इंश्योरेंस कंपनी रिकवर कर देगी। एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिसिटी करनी है अपनी कंपनी की। और पैकेजिंग है, अपने अपने प्रोडक्ट को जो है वो अच्छे पैकेजिंग में बनाना है। ये सारी जा जाती हैं ऑब्जर्वेशन टू ट्रेड। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैं वो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ जो कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 2 है कि डिफाइन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप की एग्रीमेंट क्या होता है? पार्टनरशिप कहते हैं ऐसे बिजनेस को जो कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप के मुताबिक कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 पार्टनर हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा पार्टनर नहीं होते। और अगर बैंक है, बैंकिंग कंपनी है, तो फिर उसके अंदर सिर्फ 10 ही पार्टनर होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्रीमेंट है क्या? एक ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पार्टनर्स के दरमियान बनाया जाता है, या ये कह लें कि साइन किया जाता है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, जिसके अंदर पहले से टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर ली जाती हैं कि हर पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, या ये कह लें कि वो प्रॉफिट में कितना हिस्सेदार होगा। इसलिए आप पार्टनरशिप मैं कह सकता हूँ कि पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट। Partnership agreement is a contract between partners in a partnership which set out the terms and condition of the relationship between the partner. Partners के दरमियान जो भी relationship है उसके terms and condition को define करता है। इसमें include होता है percentage of ownership, यानी कितना वो हिस्सेदार है बिजनेस के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर इससे कितना हिस्सेदार है, प्रॉफिट या लॉस, लॉस भी तो हो सकता है कंपनी को, फर्म को। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर, और हर पार्टनर की जो है डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी ड्यूटीज़ जो है वो क्या होती है इसके अंदर डिफाइन होती है, और मैनेजमेंट की पावर भी। इसके अलावा फिर आ जाता है थर्ड क्वेश्चन आपके पास, ब्रीफली डिफाइन काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। पार्ट डिफाइन एक्टिव पार्टनर, पार्टनर कितने किस्म के होते हैं और एक्टिव पार्टनर को डिफाइन करें। पार्टनर्स तो बहुत सारे होते हैं। एक एक्टिव पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टिपल, लिमिटेड पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दें, डिटेल में हम पढ़ेंगे एक्टिव पार्टनर के बारे में। एक्टिव पार्टनर कौन है? जो कि बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में क्या कर रहा है, पार्टनरशिप को चला रहा है। तो वो क्या है, जो भी पार्टनर्स हैं और सामने नज़र आ रहे हैं,
और बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक्टिव पार्टनर्स हैं। मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, सारे काम वो दोनों कर रहे हैं। और स्लीपिंग पार्टनर वो है कि स्लीपिंग पार्टनर या डोमिनेंट पार्टनर जो कि लोगों को पता नहीं है लेकिन वो कंपनी का, फर्म का पार्टनर है और प्रॉफिट में हिस्सेदार है क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है बिजनेस के अंदर। नॉमिनल पार्टनर जो कि एक बज़ाहिर पार्टनर है, सिर्फ उसकी स्किल्स हासिल करने के लिए उसको पार्टनर बना लिया जाता है ताकि फर्म का जो है एक नाम ऊंचा हो, नाम गुडविल हो बने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई सीनियर फर्म है और कोई नई फर्म जो है वो इस्टेब्लिश होती है और वो उसको अपने पास नाम के लिए जो है वो उसको अपने पास पार्टनर बना देती है ताकि लोगों की गुडविल क्रिएट हो। और पार्टनर बाय स्टोपिल है, स्टेपल यानी कुछ अरसे के लिए है। और लिमिटेड पार्टनर्स यानी कि पार्टनर्स जो हैं वो उनकी जो है ड्यूटीज़ जो है वो क्या होंगी, लिमिटेड होंगी अगर जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट के अंदर डिफाइन है। और सीक्रेट पार्टनर वो है कि जिसका कि लोगों को पता नहीं है और ये सीक्रेट पार्टनर है और उसकी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है और उसको जानबूझ के पब्लिक को शो नहीं किया जा रहा होता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्टिव पार्टनर के बारे में। तो एक्टिव पार्टनर की डेफिनेशन क्या है कि अ वर्किंग पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द बिजनेस एंड टेक एक्टिव पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट, हेंस इज इट ही इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। यानी एक्टिव पार्टनर वो होता है जिसने के बिजनेस में सरमायाकारी की होती है, कैपिटल लगाया होता है और वो बिजनेस की जो है वो मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट करता है, एक पार्ट लेता है, इसीलिए उसको जो है वो एक्टिव पार्टनर कहा जाता है। नंबर 4 आ जाता है लिस्ट द क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डिस्क्राइब नेम क्लॉज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आपको ये बताते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है जब कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टेब्लिश होती है जिसके अंदर कंपनी की डिटेल होती है। तो इसके अंदर कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं, नेम क्लॉज होता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज और कैपिटल क्लॉज। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं हम कि नेम क्लॉज क्या है। अभी इसमें सिर्फ नेम क्लॉज के बारे में डिफाइन है लेकिन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो इनमें से किसी एक के बारे में डिटेल में पूछा जाता है। नेम क्लॉज मीन्स कि स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ द company should not be identical to any existing company. Also, if it is a private company, then it should have the word private limited at the end. यानी नेम क्लॉज क्या होता है, जो कि स्पेसिफाई करता है, वाजे करता है कंपनी के नाम को कि कंपनी का नाम क्या रखा गया है और कंपनी का नाम जो है वो कोई पुरानी कंपनी से मिलता जुलता या उस जैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो साथ में प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड भी यूज़ करें आखिर में। इसके अलावा फिर ऑब्जेक्टिव क्लोज हैं जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव को बताया जाता है कि कंपनी किस वजह से इस्टेब्लिश की गई है, सिचुएशन के जो है वो उसको कहाँ पे बनाया जाएगा, यानी पाकिस्तान के किसी सूबे में, किस शहर में या किस एरिया में, किस रीजन में जो उसको बनाया जा रहा है, उसकी डिटेल होती है। लायबिलिटी क्या है कि कंपनी की जो है वो लायबिलिटीज़ क्या होंगी, जिम्मेदारियाँ क्या क्या होंगी और अगर उन्होंने लोन लिया हुआ है तो किससे लिया हुआ है। और इसके अलावा कैपिटल क्लॉज, सरमायाकारी बिजनेस में कितनी हुई है, इस कंपनी की सरमायाकारी कितनी हुई है। नंबर 5 आ जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है कि मार्केटिंग कहते हैं कि डिफाइन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग prospective buyers into actual customers by communicating complete information of the product or services to the customer. मार्केटिंग कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप फ्यूचर में आने वाले बायर्स को कस्ट एक्चुअल यानी कि अभी अभी आप उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर दो, क्या करके, अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देके बताकर। अब उसके अंदर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में क्या क्या आ जाता है, मार्केट रिसर्च, मार्केट प्लानिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग और ब्रांडिंग। आमतौर पे हम लोग ये समझते हैं कि मार्केटिंग का वर्ड आता है तो हमारे जहन में ये आता है कि मार्केटिंग कर रहे हैं मीन्स के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हालांकि एडवर्टाइजमेंट एक अलग चीज़ है। एडवर्टाइजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। एडवर्टाइजमेंट ये पब्लिसिटी इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज़ अ होल प्रोसेस द कंपनी in which company give awareness about product
टू द पब्लिक। उसके अंदर मार्केटिंग रिसर्च से लेकर ब्रांडिंग तक सारी चीज़ें इंक्लूड जाती हैं। जब कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लाती है तो उसके लिए सबसे पहले मार्केट रिसर्च करती है कि मार्केट में नीड किस चीज़ की है। फिर उसके बाद प्लानिंग बनाती है कि मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से वो एडवर्टाइज भी करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है और लोगों को चेक कराया जाता है, उनसे फीडबैक लिया जाता है। प्रोडक्ट की जो स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है, स्टैंडर्ड बना ली जाते हैं कि किस तरह की हम प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी अच्छी क्वालिटी की होगी, स्टैंडर्ड मीडियम क्वालिटी की होगी या लो क्वालिटी की होगी। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मार्केट को देखते हुए हमें बनाना पड़ता है। कभी कभी ऐसी गरीब कंट्री होती है कि जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में महंगी प्रोडक्ट नहीं बिक सकती, तो कंपनी क्या करती है, लो प्रोडक्ट या मिड लेवल की प्रोडक्ट को मार्केट में डिज़ाइन करके और जो है उसको सेल आउट करती है। और पैकेजिंग हो गई, लेबलिंग हो गई, किस तरह की पैकेजिंग रखेंगे कि लोग अट्रैक्ट हों, उसको देखें और ख़रीदें, बाय करें। और ब्रांडिंग, एक ब्रांडिंग क्या, जब पुराना कस्टमर हो जाएगा तो इन लोगों का जब एतमाद, ब्रांडिंग जब बनती है कि जब कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो ये सब चीज़ें सारी मार्केटिंग में आ जाती हैं, मार्केटिंग के फंक्शन में। इसके अलावा फिर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को प्राइस किस तरह से किया जाए, क्या प्राइस रखी जाए। प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किस तरह किया जाए, यानी एडवर्टाइजमेंट हो गई। वेयर हाउसिंग स्टोरेज, उसको सेव करके किस तरह रखना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ये सारी मार्केटिंग में आ जाती है। अब इसके बाद आ जाता है फिर लिस्ट द काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट मीडिया। एडवर्टाइजमेंट मीडिया कितने किस्म के होते हैं, ठीक है। और जो है वो किसी भी एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। एडवर्टाइजिंग मीडिया होता क्या है कि जिसके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, या सॉरी एडवर्टाइज करते हैं। यानी आप प्रोडक्ट के हमने अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, पब्लिसिटी करनी है, तो हम किसके ज़रिए कर रहे हैं, ठीक है। या तो डायरेक्ट मेल है, मीन्स के डायरेक्टली कस्टमर से जाके मिला जा रहा है, न्यूज़पेपर मैगजीन से, रेडियो एडवर्टाइजमेंट, टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट, फिल्म एडवर्टाइजमेंट, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, और अब तो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट भी आ गई है, ठीक है। इसमें मैंने लिखा नहीं, लेकिन जो है वो टेलीविज़न के साथ जो है वो हम लिख देते हैं सोशल मीडिया, बल्कि इसके अंदर गिवन है सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया इस वक्त ये सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूट्यूब में या कोई और हम जो है वो फेसबुक पे हम यूज़ कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे कंपनीज़ के प्रोडक्ट के ऐड आ रहे होते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे जो है वो बाकायदा उसकी वो होती है, प्रोडक्ट की जो है वो एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। विंडो डिस्प्ले है, और या आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, ये सारी जो है वो मीडिया है कि जिसके ज़रिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट क्या है कि ये ज़्यादातर जो है क्या है अफेक्टिव है। इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में या तो टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट है और दूसरी सोशल मीडिया। लेकिन टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सोशल मीडिया की उसके कंपेरिजन में जो है वो आसान है और मीन्स के सस्ती है, लेकिन जो है वो फ्यूचर में हो सकता है कि इसके रेट भी बढ़ जाए। टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट क्या है कि जो कि टेलीविज़न के थ्रू की जा रही है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में कि जहाँ पे जो है वो टेलीविज़न का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लाइक पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश और दूसरी एशियन कंट्री के, जहाँ पे टीवी चैनल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो है वो वहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट के पैसे ले रहे होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, पब्लिसिटी में और एडवर्टाइजमेंट में फ़र्क क्या है, तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक मार्केटिंग टेक्निक्स है कि जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को। एक्चुअल प्रमोशन मैसेज आर कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट, जो जिस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे होते हैं उसका जो एक्चुअल प्रमोशनल मैसेज है उसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, या एड फॉर शॉर्ट, ठीक है। द गोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू रिच people most likely to be willing to pay for a company's product or services and entice them to buy। तो इसमें ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि कंपनी की कि कंपनी को एडवर्टाइजमेंट की जाए, उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाए और उसका मैसेज उन लोगों तक पहुंचाया जाए कि जो कि उसको ख़रीदना चाहते हैं, या उन लोगों को इस तरह से एग्री किया जाए कि लोग उसको बाय करें, कन्विंस किया जाए एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए। पब्लिसिटी क्या है कि पब्लिसिटी जो विजिबल, जो हमें नज़र आ रही है प्रोडक्ट जिस तरह की है, और लोग उसके बारे में जो आइडिया जनरेट कर रहे हैं माइंड में उसको देखकर, तो
awareness for any product, services or company in the mind of public or customer in market, like make a new fashion or trend in the market। जैसे कि कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो ये तो उसकी, और उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, ऐड दे रही है, प्रमोशन कर रही है, तो ये तो एडवर्टाइजमेंट हो गई। लेकिन अगर उसी के बारे में प्रोडक्ट लेकिन अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में होती है लेकिन लोग उसको लाइक कर रहे हैं फैशन की वजह से, कि उस चीज़ का फैशन चल रहा है, ट्रेंड है उसका, तो ये उसके बारे में लोगों को जो है वो क्या मिल रही है, अवेयरनेस मिल रही है, तो ये पब्लिसिटी है। आप ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट हमेशा नई चीज़ की जा रही होती है, जब भी नई चीज़ मार्केट में लॉन्च होती है, जिसकी जबकि पब्लिसिटी एक नॉर्मल, एक जो है कॉमन वर्ड है, जो कि यूज़ हो रहा होता है कि प्रोडक्ट को मार्केट में क्या करना, दिखाना, पब्लिक करना, लोगों को दिखाना। तो इट may also refer to the movement of information from its source to the general public, often but not always via the media. The subject of publicity include people of public interest, goods and services, organization, entertainment, such as publish the name and brand of product on the cricketer's shirt। जैसे कि क्रिकेटर्स की शर्ट पे किसी के प्रोडक्ट की जो है वो ऐड दे देना, तो ये क्या है, सिंपल पब्लिसिटी है। यानी एक चीज़ मौजूद है और प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और उसके बारे में कंपनी अवेयरनेस दे रही है डिफरेंट मीडिया के थ्रू, मीडियम के थ्रू। इसके बाद फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इन लिस्ट द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, मोड कौन से यूज़ हो रहे हैं, और किसी भी दो को डिफाइन करें। देयर आर फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पाकिस्तान: रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, सी पोर्ट, एयरप्लेन्स और पाइपलाइंस। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरी दुनिया में कॉमन है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर रेलवे और सी पोर्ट और एयरप्लेन्स वगैरह आ जाते हैं, और पाइपलाइंस। अब ये रोड ट्रांसपोर्ट क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट क्या है कि रोड नेटवर्क, यानी कि जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट में हर किस्म की वो गाड़ियाँ आ जाती हैं जो कि पब्लिक के तौर पे चलाई जा रही हैं, पब्लिकली या कंपनीज की तरफ से चलाई जा रही हैं प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो अब इसमें इनलैंड फ्लाइट एंड 92% ऑफ द पैसेंजर ट्रैफिक एंड आर, पाकिस्तान की 96% जो है वो इनलैंड फ्लाइट है, और जिसमें 92% ऑफ द पैसेंजर ट्रैफिक आर एंड आर अनडाउटली द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। और road provides easy and efficient means of transportation. Road transport in Pakistan include car, taxi, rickshaw, buses, trucks, coaches वगैरह। इसके बाद फिर 9th में आ जाता है आपके पास राइट अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट वेयर हाउसेस। पब्लिक और प्राइवेट वेयर हाउसेस कौन कौन से होते हैं? पब्लिक प्राइवेट वेयर हाउसेस के पब्लिक वेयर हाउसेस वो हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से ओन किए गए हैं और आप उनको रेंट पे ले सकते हैं। प्राइवेट वेयर हाउसेस आर ओन्ड बाय कंपनीज टू स्टोर एंड शिप देयर प्रोडक्ट्स। ऑन द अदर हैंड, पब्लिक वेयर हाउसेस आर रिलीज टू कंपनीज फॉर स्टोरेज एंड अदर वेयर हाउसिंग सर्विसेज। होता है कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंट्री से जो है वो प्रोडक्ट को मंगवा रही है, इम्पोर्ट कर रही है, तो उसके लिए जो है प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली पोर्ट से कंपनी के पास नहीं आ जाती, बल्कि वहाँ पे उसको गोदाम में यानी वेयर हाउसेज में थोड़ा सा कुछ दिन रखवाना पड़ता है। तो वेयर हाउसेज जो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं तो वो पब्लिक के भी होते हैं और प्राइवेट के भी होते हैं। गवर्नमेंट के हैं वो पब्लिक वेयर हाउसेज हैं, और प्राइवेट जो है वो उसके प्राइवेट कंपनीज की तरफ से हैं जो कि रेंट पे दिए जा रहे हैं, ठीक है, या उन्होंने अपने ही कंपनी के लिए, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को रखने के लिए रखे हुए हैं। अब आ जाता है होल सेलर। होल सेलर कौन होता है? होल सेलर वो होता है जो कि रिटेलर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी रिटेलर को क्या दे रहा होता है, कम पैसों पे प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, और रिटेलर उसको बाय करके मार्केट में सेल करता है। अब इसमें आ जाता है कि होल सेलर की वाइड असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स एज ए स्टॉक। होल सेलर क्या करता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में कंपनी से प्रोडक्ट को उठाता है और रिटेलर को थोड़े से पैसे रख के उनके ऊपर प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट रख के सेल आउट करता है। ज़्यादा क्वांटिटी में सेल आउट कर रहा होता है इसलिए कम प्रॉफिट ले रहा होता है, ज़्यादा
रनिंग होने की वजह से या ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से उसके थोड़े थोड़े पैसे करके जो है वो अच्छी खासी अर्निंग कर लेता है। मोर ओवर द रिटेलर नीड नॉट होल्ड ह्यूज स्टॉक ऑफ गुड्स, सो हिज इन्वेंट्री इज कीप एट मिनिमम। तो रिटेलर के लिए भी आसानी होती है कि वो उसको ज़्यादा क्वांटिटी में एकदम से बाय नहीं करना पड़ता, उसको जितनी नीड होती है उतना वो होलसेलर से बाय कर रहा होता है। होलसेलर इसके अलावा इंजॉय करता है कि बल्क परचेज उसको करता है तो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है कंपनी की तरफ से जितना पॉसिबल हो। और रिटेल जो है वो उनके पास रिटेल में है लिमिटेड रिसोर्सेज एंड होलसेलर एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी टू द रिटेलर एंड दस कम टू द रेस्क्यू। और इसके अलावा होलसेलर जो है वो रिटेलर को क्रेडिट फैसिलिटी भी दे रहा होता है। और इसके अलावा होलसेलर्स एडवाइस रिटेलर्स ऑन द मैटर्स ऑफ वाइटल इंटरेस्ट। ठीक है, और इसके अलावा ये कि उसको किस तरह से होलसेलर जो है रिटेलर को उसके उसके इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ों के बारे में बताता है और मोटिवेट करता है। व्हाट इज़ इंडस्ट्री, बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब यहाँ पे टर्म्स आ जाती है कि इंडस्ट्री क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। देखिए इंडस्ट्री जो है हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो बिजनेस एक टर्म है, पूरी एक ब्रॉड टर्म है। इंडस्ट्री आप उसका एक पार्ट कह सकते हैं, यानी कंट्री में बिजनेस हो रहा है तो उसके अंदर इंडस्ट्री भी चल रही है, फर्म्स भी चल रही हैं, होलसेलर भी काम कर रहे हैं और रिटेलर भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट सिंगल ऑनर कंपनीज भी काम कर रही हैं, मुख्तलिफ बिजनेस चल रहे हैं। अब इंडस्ट्री जो है वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है कि जो कि क्या कर रहे हैं, एक जैसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं। जैसे कि शैम्पू बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज को हम कहेंगे शैम्पू की इंडस्ट्री, साबुन बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज तो हम कहेंगे कि साबुन सोप की इंडस्ट्री, और इसी तरह बेवरेजेस का बनाने वाली कंपनीज हम कहेंगे कि ये बेवरेज की इंडस्ट्री है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं तो वो हम कहेंगे कि एजुकेशन की इंडस्ट्री है। तो एन इंडस्ट्री इज a group of companies that are related based on their primary business activities. In modern economies, there are dozens of industry classification which are typically grouped into larger categories called sectors. तो बिजनेस क्या है कि बिजनेस ऐसी टर्म्स है जो कि रेफर होती है ऑर्गेनाइज एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। यानी हर वो एक्टिविटी जो कि हम परफॉर्म करते हो अपने प्रॉफिट, हर वो एक्टिविटी जिसका ताल्लुक प्रॉफिट जनरेट करने से हो, यानी हम कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं और उसके ऊपर अपनी मेहनत लगा रहे हैं और उसको सेल आउट कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज को, तो ये बिजनेस कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज़ खरीदी और उसको जो है मार्केट में जाके सेल आउट कर दिया, मेरा बिजनेस था, तो इसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। ठीक है, मेरी कोई शॉप है, ये तो मैंने कोई चीज़ खरीदी और शॉप पे अपनी जाके बेच दी, तो ये मेरा क्या है, बिजनेस है। इसी तरह कोई सर्विस बिजनेस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करिए तो ये भी क्या है, बिजनेस है। प्रोफेशन, प्रोफेशन ये है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन अपने स्किल्स प्रोवाइड कर रहा हो और उसके पैसे ले रहा हो। ठीक है, स्किल यानी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। जैसे अ प्रोफेशन इज अ टाइप ऑफ जॉब दैट रिक्वायर्ड एडवांस एजुकेशन और ट्रेनिंग सच एज डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, अकाउंटेंट एंड आर्किटेक्चर। ये क्या करते हैं, अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे होते हैं और स्किल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उसके पैसे ले रहे होते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या फ़र्क है। डोमेस्टिक ट्रेड वो है कि जो कि मुल्क के अंदर की जा रही है, और इंटरनेशनल ट्रेड वो है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड वो है कि जो कि हम दूसरी कंट्री से कर रहे हैं। जैसे कि विद इन अ कंट्री चीज़ें सेल की जा रही है, परचेज की जा रही है, तो ये डोमेस्टिक ट्रेड है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है कि हमने मार्केट में प्रोडक्ट सेल की और किसी दूसरी कंट्री से हमने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लिया, या अपनी कंपनी की प्रोडक्ट को हमने क्या कर लिया, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाती है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट्स में कंपनीज को बड़े लेवल पे चांस मिलता है कि दूसरी कंपनीज की प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज़ की प्रोडक्ट को बाय किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है। अब आ जाता है व्हाट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जो कि शेयर होल्डर से मिलकर बनती हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं, इस तरह से उनकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में आ जाती है और एक कंपनी बन जाती है।
हर शेयर होल्डर क्या करता है, मुख्तलिफ पोर्शंस में क्या करता है, स्टॉक को बाय करता है। और शेयर्स को हम सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप भी कहते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी दो तरह की होती है, याद रहे, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड वो है कि जो कि आम पब्लिक को शेयर सेल कर रही है और आप उनके शेयर्स बाय करके कंपनी के शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, यानी ऑनर्स बन सकते हैं, ऑनर बन सकते हैं। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हर एक को सेल नहीं कर रही है, उसके स्पेसिफिक शेयर होल्डर है या बायर है। तो अब इसमें आ जाता है कि एडवांटेजेस क्या है कि लार्ज कैपिटल होता है इसमें, वास्ट स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, और मज़ीद बढ़ाने के चांसेस होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर बैंक से लोन लिया हुआ है तो जो है वो सिर्फ कंपनी पूरी जिम्मेदार होगी, कोई एक पर्सन जिम्मेदार नहीं होगा उसका, और पूरी कंपनी उसकी जिम्मेदार होगी। लेकिन उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, उसकी मैनेजमेंट की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। और बैंक को ये राइट नहीं होता कि वो कंपनी के एसेट्स को जब्त कर सके। जबकि अगर एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, अगर वो बैंक से लोन लेता है और बैंक का वो डिफॉल्टर बन जाता है अगर, तो बैंक उसके पैसे, उसकी चीज़ों को क्या कर लेता है, जब्त कर लेता है। जबकि प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है लिमिटेड लायबिलिटी। परमानेंट एग्जिस्टेंस क्या है कि जो है वो, मतलब परमानेंट एग्जिस्टेंस मीन्स कि उसकी लॉन्ग टाइम एग्जिस्टेंस होती है, इसको कोई बंद नहीं करता। अगर एक जगह जॉइंट स्टॉक कंपनी बन जाती है तो इस्टेब्लिश हो जाती है। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आपने शेयर्स खरीदे, आप किसी और को सेल कर देंगे, वो उसका बायर वो बन जाएगा, ऑनर बन जाएगा, और आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। डेमोक्राइजेशन ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिफ्यूज रिस्क, रिस्क जो क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, या ये कह लें कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक तरह से। ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस, एक ऑर्गेनाइज तरीक़ेकार के मुताबिक उसको चलाया जा रहा होता है। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर, अब आ जाता है आपके पास बिजनेस लेटर कौन से हैं। ये डिफरेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक जो मैंने अभी देखे हैं और जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं। सेल्स लेटर, सेल्स प्रमोशन लेटर, ऑर्डर लेटर, कंप्लेन लेटर, जो कि क्या होते हैं बिजनेस में यूज़ हो रहे होते हैं। एडजस्टमेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, ये सारे लेटर्स जो हैं वो बिजनेस में कॉरेस्पॉन्डेंस वर्क के लिए यूज़ होते हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी से रिलेशनशिप कायम करती है, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस वर्क जो होता है वो उसके लिए बिजनेस लेटर लिखती है, ठीक है। और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो हो रही होती है बिजनेस लेटर के जरिए हो रही होती है। अब सेल्स लेटर क्या है कि सेल लेटर एक ऐसा पीस ऑफ डायरेक्ट मेल है विच इज डिजाइन टू परsuade द रीडर टू परचेज पार्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द एब्सेंस ऑफ सेल्समैन। यानी कंपनी एक तरह से ये कह लें कि अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रही होती है और अपने कस्टमर को बता रही होती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, और उनको परsuade कर रही होती है, उनको इस चीज़ में कन्विंस कर रही होती है कि हम आप हमारी प्रोडक्ट खरीदें और आपको फ़ायदा होगा। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ form of direct mail in which an advertiser send a letter to a potential customer। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमने कोई कंपनी ने कोई ब्रोशर बना दिया और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को भेज दिया या नए आने वाले कस्टमर को भेजा। नेम द डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन एक्सपोर्टिंग गुड्स, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमर्शियल इनवाइस बनानी पड़ेगी। कमर्शियल इनवाइस इज अ बिल फॉर द गुड्स फॉर द सेल फ्रॉम द सेलर टू द बायर। एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट, प्रोफार्मा इनवाइस, एयरवे बिल, और जेनरिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, डेंजरस गुड सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, शिपर लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शंस वगैरह। ये सारी चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं कि जब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब आ जाता है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, अनइंश्योरेबल रिस्क है। कुछ रिस्क रिस्क आपको पता है कि बिजनेस में होते हैं, खतरा होता है हर बिजनेस में। नो पेन नो गेन, ये तो आपने सुना ही होगा। तो हर बिजनेस में जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ लॉस भी हो सकता है, रिस्क एसोसिएट होता है हर बिजनेस में। कह रहे हैं कुछ बिजनेस ऐसे लेकिन आप उनको रिकवर कर सकते हैं, उनका लॉस रिकवर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हम रिकवर नहीं कर सकते। तो अनइंश्योरेबल रिस्क कौन कौन से, इज द कंडीशन दैट पोजेस एन unknown unknownable or unacceptable risk of loss or situation in which the insurance would be
अगेंस्ट द लॉ, फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इन स्ट्राइक्स। देखिए, होता है कि हम इंश्योरेंस कराते हैं नई प्रोडक्ट की, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हमें कोई लॉस हो जाता है जिसकी इंश्योरेंस कंपनी भी जिम्मेदारी नहीं लेती। जैसे कि स्ट्राइक्स वगैरह में कोई जलाव गिराव हो गया और प्रॉपर्टी को जानबूझ के जला दिया गया, ख़राब कर दिया गया। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं आपके पास। जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, याद रखिएगा। अभी मैंने बताया था जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जो कि शेयर होल्डर्स मिलकर बनाते हैं इसको, और शेयर होल्डर्स की सबकी सरमायाकारी हुई होती है बिजनेस के अंदर। शेयर होल्डर्स कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी या शेयर होल्डर्स कंपनी कह सकते हैं। The word incorporation denotes giving recognition in the eyes of law. A joint stock company does not enjoy the status of legal entity until and unless it is incorporated. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसलिए उसके लिए इनकॉर्पोरेट का लफ्ज़ यूज़ होता है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है कि उसकी सरमायाकारी की जाती है और उसको गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कराया जाता है। जब तक आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया तो उस वक्त तक उसको लीगल हैसियत हासिल नहीं होती। ये कौन करता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको रजिस्टर करवाते हैं, बोर्ड ऑफ से रजिस्ट्रार से। गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार होता है, उससे जो है वो क्या करते हैं, उसको रजिस्टर्ड कराते हैं और फिर अपने बिजनेस को चला सकते हैं। द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन आ जाती है, यानी आपने बनाया, कंपनी बनाई, उसकी रजिस्ट्रेशन करा ली। कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत उसको रजिस्टर कर लिया जाता है। रजिस्टर करने के बाद आप उसको डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराते हैं रजिस्ट्रार को। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, अभी हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर डिटेल होती है कंपनी की कि कंपनी के अंदर कंपनी का नाम क्या होगा, प्लेस किस प्लेस में बनाई जाएगी, ये सब चीज़ें थी, और क्या सिचुएशन होगी उसकी। इसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के रूल रेगुलेशन होंगे, जो कंपनी जिनको फॉलो करेगी वो आ जाते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द प्रपोज कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाता है कंपनी का, और जो है वो ये आप कंपनी क्या करेगी, रजिस्ट्रार को देगी। इसके अलावा लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम देगी जो कि इसने स्पॉन्सर किए हैं। द शेयर जो कि शेयर होल्डर्स ने जो क्या जिनका क्या किया, जिन बड़े शेयर होल्डर्स ने कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है, वही उसके क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी लिस्ट है। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी की डिक्लेरेशन है, ठीक है, कि नाम क्या होगा। ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट, ये करने के बाद फिर क्या होता है आपके पास, जो डॉक्यूमेंट हम जमा करा देते हैं तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट मिल जाता है, यानी एक तरह से इजाज़त मिल जाती है। द प्रोमोटर शुड मेक द प्रॉस्पेक्टस फॉर द कंपनी, दिस प्रॉस्पेक्टस नीड टू बी पब्लिश इन डेली न्यूज़पेपर। तो वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं कि भाई हमारी कंपनी जो क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। To get the certificate of commencement, the promoters need to submit the following documents to the registrar. सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट के लिए हासिल करने के लिए प्रोमोटर्स को ज़रूरत होती है कि वो क्या करें, डॉक्यूमेंट सबमिट करें। कौन कौन से? कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस की कॉपी, और इसके अलावा नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, ऑक्यूपेशन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स लेटर ऑफ एग्रीमेंट, they need to want to work as director of company, declaration that the directors have fully paid the amount of minimum amount of sponsor share, or registrar being satisfied on the paper, submit for the proposed company issue certificate of commencement। तो क्या करता है, रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है उस पेपर से जो कि उसको भेजा गया होता है कंपनी, फॉर द प्रपोज कंपनीज इशूज सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट। तो ऑन गेटिंग दैट सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस, कंपनी अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। फ्लोटिंग स्टेज क्या है? इफ द स्पॉन्सर्ड डायरेक्टर्स
are unable to provide the adequate capital, public limited company can float their shares in the capital market to get required capital. By this time, the company can do its other function. फ्लोटिंग स्टेज क्या है? फ्लोटेशन के अगर जो है वो स्पॉन्सर डायरेक्टर जो है वो इस काबिल नहीं होते कि वो कैपिटल को इकट्ठा कर सकें पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, तो फिर वो क्या होता है कि मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में शेयर्स को सेल किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरमाकारी हमें हासिल हो सके। एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर। गुड बिजनेस लेटर जो है वो उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं या करेक्टर्स हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है क्वालिटीज़ क्या है एक अच्छे बिजनेस लेटर की, कि उसके अंदर क्लैरिटी होती है, क्लियर होता है, समझ में आने वाला होता है। इंटीग्रिटी एंड सिंसियरिटी, और यानी कि इसके अंदर ये होती है कि सिंसियरिटी होती है, सेंस ऑफ सिंसियरिटी होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। देयर मस्ट बी कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन सो दैट देयर इज़ नो डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटली कंप्लीटनेस और करेक्टनेस। इंफॉर्मेशन यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में, बिजनेस के बारे में। और कंप्लीटनेस, इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज, देयरफॉर द मैसेज विच इज टू बी कम्युनिकेटेड मस्ट बी एडिकेट एंड कंप्लीट। इसलिए जो कम्युनिकेट किया जा रहा है वो कंप्लीट हो और एडिकेट हो, समझ में आने के काबिल भी हो। करेक्टनेस, दुरुस्त हो। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द रिसीवर, कोई फॉल्स किस्म की इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड एंड लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड। तो इम्पोर्ट और में जो है वो और एक्सपोर्ट में जो है वो क्या होते हैं, यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंट। वो कौन कौन से हैं? इसमें आ जाता है आपके पास ट्रेड इंक्वायरी। द इम्पोर्टेंट प्रोसीजर स्टार्ट्स विद द ट्रेड इंक्वायरी, that what percentage of countries and companies export the required merchandise. So the importing companies must acquire all the main detail from the trade directors and trade association including rates and taxes. रेट एंड टैक्सेस जो है वो डिफाइन कर दिए जाते हैं ताकि इंपोर्ट प्रोसीजर में हमें आसानी हो। गेटिंग इम्पोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट का लाइसेंस हमें हासिल करना पड़ता है। Not all goods require the import license. Just a few of them are subject to import license. So the importer has to get all the knowledge about the import. इसलिए इसको इम्पोर्टर को सारी किस्म की हर किस्म की नॉलेज हासिल करनी पड़ती है इम्पोर्ट प्रोडक्ट के बारे में। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, द इम्पोर्टर हैज़ टू obtain the foreign exchange rate in order to deliver the payment to the exporter। और जो ऑर्डर प्लेसमेंट, the importer placed the order for the production for the product from the exporter ऑफ द कंट्री। जिस कंट्री से उसने इंपोर्ट कर रहा है वो, यानी जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज है, उनको ऑर्डर दे देता है कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। द ऑर्डर डिटेल्स कंटेन क्वालिटी, प्राइस, कलर, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसके अलावा फिर लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किया जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? एक तरह से ये इसकी वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के दरमियान ट्रस्ट पैदा होता है, जो कि बैंक क्रिएट करता है गारंटी लेकर। आफ्टर द ऑर्डर प्लेसमेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ द पेमेंट, द term between the buyer and the seller, then the person or company who is importing a product should acquire the letter of credit from its bank. This letter shows the credibility of the payment. Arranging payment, the importer needs to arrange all the payments before the arrival of the product at the port. इम्पोर्टर पेमेंट कर देता है हर किस्म की इंपोर्ट करने से पहले, क्योंकि वो लेटर ऑफ क्रेडिट हासिल कर चुका होता है और बैंक जिम्मेदारी लेता है कि वो पैसे पे करेगा। It is a letter from exporter to the importer informing about the complete details of the shipment. The detail contains vessel number,
पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, बिल ऑफ लीडिंग एंड इनवॉइस नंबर, ये सब गिवन होता है जो वो देता है। इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं कि आफ्टर प्रोडक्ट शिपमेंट, जब प्रोडक्ट आ जाती है, द एक्सपोर्टर कंपनीज compiles the important documents and provides it to the banker for further transfer as mentioned in the letter of credit। लेटर ऑफ क्रेडिट में जो लिखा होता है उसके मुताबिक वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, बैंकर को। गुड्स अराइवल, जब गुड्स आ जाती हैं, आफ्टर द लोडेड गुड्स शिपमेंट अराइव एट द पोर्ट, द शिप इन चार्ज informs and provide the documents regarding goods and import journal manifest to the dock officer। फिर इसके बाद कस्टमर क्लियरेंस होती है, कस्टम क्लियरेंस। द लास्ट प्रोसीजर इज कस्टम क्लियरेंस। वंस द प्रोडक्ट अराइव इन द कंट्री, देन यू नीड टू डिक्लेयर द कस्टम इन ऑर्डर टू रिलीज योर गुड्स। इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारी क्लियरिंग फॉरवर्डिंग कंपनीज काम कर रही होती हैं, जो कि क्या करती हैं, आपके प्रोडक्ट को, माल को पोर्ट से छुड़वा के आपको कंपनी के हाथ में देती हैं, कस्टम से क्लियर करवा के, टू गेट इट रिलीज्ड। ऑफ क्लियरेंस फॉर्म प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट के लिए क्या क्या क्लियरेंस प्रोसीजर होगा, इनवॉइस ऑफ शिपमेंट, पैकेजिंग लिस्ट, बिल ऑफ लीडिंग, कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, कॉपी ऑफ सेल्स रजिस्ट्रेशन वगैरह, सेल्स टैक्स की कॉपी ऑफ नेशनल टैक्स नंबर, एनटीए नंबर, मोस्ट रिसेंट सेल्स टैक्स रिटर्न वगैरह, और लास्ट टाइम जो हमने रिसेंट सेल्स टैक्स रिटर्न भरा है वो उसकी भी डिटेल। एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, और बिजनेस लेटर जो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, 6 किस्म के पार्ट हैं। एक तो हेडिंग है जिसमें हम क्या लिखते हैं, जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसका नाम एड्रेस लिखते हैं, नाम और एड्रेस, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझाया हुआ। फिर उसके बाद जो रिसिपेंट का एड्रेस लिखा जाता है, जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस। फिर सैल्यूटेशन आ जाती है, डियर सर वगैरह, और बॉडी आ जाती है जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि जिस मैटर के लिए हम लेटर लिख रहे हैं। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, यानी जस्ट थैंक यू वेरी मच वगैरह, इनको कॉमर्स में लिखा जाता है। और फिर इसके बाद जो है सिग्नेचर लाइन होती है, और इंक्लोजर, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन दी है तो हमने उस डॉक्यूमेंट को इसके साथ इंक्लोज करना है, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के बारे में पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगी ये वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।